नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। और इस टॉपिक से पहले अपन ने स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा यानी एंथैल्पी या फिर स्थिर ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव पड़ा था। और उसमें अपन ने एक समीकरण व्युत्पन्न की थी, जिस समीकरण का अपन ने नाम दिया था किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण। उस समीकरण के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ने से हमारा तात्पर्य है वो ये है कि जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो लक्षण होते हैं, उन इंपॉर्टेंट लक्षणों के आधार पर यहाँ पर जो एंथैल्पी है उस एंथैल्पी को हम कई प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ अपन को बनाना है तो बनाने से संबंधित जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के रूप में यानी संवहन ऊष्मा के रूप में। और यदि किसी पदार्थ को अपन को दो पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने पर उनके मध्य में यदि कोई उदासीनीकरण ऊष्मा होती है तो उदासीनीकरण एंथैल्पी के रूप में पढ़ेंगे उसे हम। इसी प्रकार से दहन ऊष्मा के रूप में पढ़ेंगे और आयनन एंथैल्पी के रूप में भी पढ़ेंगे उसे हम। और यहीं पर नेक्स्ट है संक्रमण, जलयोजन, इन सभी प्रकार के एंथैल्पी के रूप में हम यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन को याद करें। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सबसे पहला एंथैल्पी परिवर्तन है उसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर संवहन ऊष्मा, संवहन ऊष्मा के रूप में या फिर संवहन एंथैल्पी परिवर्तन, संवहन एंथैल्पी परिवर्तन। दूसरा है उदासीनीकरण एंथैल्पी परिवर्तन, उदासीनीकरण एंथैल्पी परिवर्तन। तीसरा है यहाँ पर तीसरा अपने यहाँ पर लेते हैं दहन, दहन ऊष्मा परिवर्तन। चौथा है जलयोजन एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में। पांचवा हम लेते हैं यहाँ पर आयनन एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में। छठा लेते हैं हम यहाँ पर तनुकरण या संक्रमण, तनुकरण एंथैल्पी। सातवां है संक्रमण एंथैल्पी के रूप में। इस प्रकार से हमारे पास ये 7 जो है एंथैल्पी के रूपांतरण होते हैं, यानी एंथैल्पी परिवर्तन के
प्रकार होते हैं। अब ये जो 7 एंथैल्पी परिवर्तन के जो प्रकार हैं इनमें से देखो संवहन ऊष्मा है, उदासीनीकरण है, एक यहाँ पर दहन ऊष्मा है, ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इनमें से एग्जाम में टिप्पणी के तौर पे पूछ लेता है कि संवहन ऊष्मा पे टिप्पणी लिखो या उदासीनीकरण एंथैल्पी पे टिप्पणी लिखिए। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं संवहन ऊष्मा या संवहन एंथैल्पी परिवर्तन। संवहन एंथैल्पी परिवर्तन से तात्पर्य अपन यहाँ पर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा संवहन एंथैल्पी, संवहन एंथैल्पी, ठीक है, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको अपन सामान्यतः देखो कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एक मोल पदार्थ है NH3 का, ये NH3 का एक मोल है हमारे पास। इस NH3 के एक मोल को इसके तत्वों के द्वारा, अब इसके दो ही तत्व हैं हमारे पास, एक तो है यहाँ पर नाइट्रोजन और एक है हमारे पास हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से NH3 का एक मोल बनाने के लिए कितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या फिर इनको बनाने पर कितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को हम संवहन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे यहाँ पर N2 और यहाँ पर हम लगा दें NH3 है तो 3/2, तो यहाँ पर इसका देखो जैसे एक मोल लेते हैं अपन गैस की अवस्था में, तो इसका हम क्या लेते हैं 3/2 के रूप में ले लेंगे, इसे 3/2 के रूप में ले लेंगे। या फिर यहाँ पर N2 लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर 3 लगा दूंगा 3H2 के रूप में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 और यहाँ पर 1/2 और G के रूप में लगा देंगे, तो यहाँ पर इस NH3 का हमें एक मोल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे देंगे हम कि एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों के द्वारा, तत्वों के द्वारा बनाने पर होने वाला पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन, पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन संवहन ऊष्मा कहलाता है, संवहन ऊष्मा कहलाता है। यानी एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों के द्वारा बनाने पर होने वाला पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, संवहन ऊष्मा कहलाता है। यदि उस एक मोल पदार्थ को हम, यदि उस एक मोल पदार्थ को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर यदि उस एक मोल पदार्थ को हम प्राप्त करते हैं उसके अवयवी तत्वों के द्वारा,
तो यहाँ पर होने वाला जो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन है वो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन कहलाएगा मानक संवहन ऊष्मा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों द्वारा प्राप्त करने पर होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को मानक संवहन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो जो संवहन ऊष्मा है उसको हम सामान्यतः डिफाइन करते हैं संवहन ऊष्मा को डेल्टा एफ एच, एफ यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए लिया जाता है, तो संवहन ऊष्मा को डेल्टा एफ एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि आप बात करते हैं मानक संवहन ऊष्मा की, तो मानक संवहन ऊष्मा के लिए जो प्रतीक बनता है वो बनता है मानक संवहन ऊष्मा के लिए जो प्रतीक बनाएंगे वो बना देते हैं हम डेल्टा एफ एच नॉट, और यहाँ पर देंगे हम 298 केल्विन। तो ये हम मानक संवहन ऊष्मा को डिफाइन करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट 298 केल्विन के द्वारा। अब देखो यदि इस मानक संवहन ऊष्मा का मान हमारे पास ऋणात्मक है तो फिर जो यौगिक होंगे वो ऊष्माक्षेपी यौगिक होंगे, और यदि इसका मान धनात्मक है तो जो यौगिक होगा वो हमारे पास ऊष्मा शोषी यौगिक होगा, एंडोथर्मिक कंपाउंड और एक्सोथर्मिक कंपाउंड। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि यदि डेल्टा एफ एच क्या है नेगेटिव है तो फिर अभिक्रिया कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यदि डेल्टा एफ एच बराबर क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से जो कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक कंपाउंड, और अवशोषी अभिक्रिया के लिए जो होगा ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया के लिए जो कंपाउंड होगा उसे हम कह देंगे एंडोथर्मिक कंपाउंड या अवशोषी कंपाउंड। इस तरीके से आप लोगों को ये मैटर थोड़ा सा याद रखना है टिप्पणी के तौर पे, क्योंकि हमें लिखना है। तो यहाँ पर एक बार आप दोबारा देख सकते हो कि 1 मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों के द्वारा बनाने पर होने वाला पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन संवहन ऊष्मा कहलाता है। यदि उस 1 मोल पदार्थ को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर बनाते हैं जो कि मानक अवस्था मानी जाती है, इस मानक अवस्था पर यदि उस पदार्थ का 1 मोल बनाया है या बनाते हैं तो फिर उस स्थिति में जो संवहन ऊष्मा है वो मानक संवहन ऊष्मा मानक संवहन एंथैल्पी के रूप में मानी जाएगी। संवहन ऊष्मा को हम डेल्टा एफ एच के द्वारा व्यक्त करते हैं, एफ यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए लिया जाता है। मानक संवहन ऊष्मा को डिफाइन करेंगे डेल्टा एफ एच नॉट 298 केल्विन के द्वारा। यदि इस मानक संवहन ऊष्मा का मान नेगेटिव है तो होने वाली जो अभिक्रिया है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बनने वाला जो कंपाउंड है वो सॉरी
यदि संबंध ऊष्मा का मान नेगेटिव है तो होने वाली अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बनने वाला जो कंपाउंड है वो एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहलाएगा। यदि संबंध ऊष्मा का मान हमारे पास पॉजिटिव है तो होने वाली अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन और बनने वाला जो कंपाउंड है वो एंडोथर्मिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, अब इसको अपन सामान्यतः यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का जो रूप है हमारे पास ग्रेफाइट वाला है, ग्रेफाइट। इस कार्बन वाले ग्रेफाइट के रूप की हम क्रिया 2H2 हाइड्रोजन गैस के साथ साथ करा देते हैं और गैस के साथ साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर 1 मोल CH4 का बनता है गैसीय अवस्था। और इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास यहाँ पर जो डेल्टा FH का जो मान रहता है वो सामान्यतः अभिक्रिया के लिए दिया जाता है 74.18 किलो जूल मोल इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो देखो इस अभिक्रिया से हम ये समझते हैं कि CH4 जो कि मीथेन है इसके 1 मोल को बनाने के लिए इसके अगेन तत्वों के मध्य में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कराने पर हमें डेल्टा FH का जो मान चाहिए वो चाहिए 74.18 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स के रूप में चाहिए। यानी CH4 का 1 मोल बनाने के लिए हमें 74.18 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो एनर्जी का जो मान है वो CH4 मीथेन के लिए संवत एंथैल्पी का मान माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अपन और भी कोई अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे 1/2 H2G प्लस 1/2 I2B, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से अपन यहाँ पर बनाते हैं HI गैसीय अवस्था। और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा FH का जो मान रहता है वो सामान्यतः है 25.94 किलो जूल, 25.94 किलो जूल प्रति मोल। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का 1 मोल यदि बनाना है हमें तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 25.94 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में जो संबंध एंथैल्पी है इसके ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है और टिप्पणी जो आती है सामान्यतः 2 नंबर में आती है। तो 2 नंबर के लिए जो हमारे पास जो मैटर रहता है वो इतना मैटर बहुत सफिशिएंट माना जाता है। इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये है कि तत्व जो होते हैं उनकी मानक अवस्था पर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में इनके तत्वों की जो संबंध एंथैल्पी का जो मान है वो हमेशा शून्य माना जाता है। तो उसको आधार मानकर हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग पहले नोट लिख सकते हो। मानक अवस्था में तत्वों की संबंध
का मान स्वेच्छा से 0 शून्य माना जाता है, स्वेच्छा से शून्य माना जाता है। पहला। उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यौगिक की मानक संपर्क ऊष्मा जो होती है उसकी पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है। यौगिक की मानक संवर्ग ऊष्मा, मानक संवर्ग ऊष्मा उसकी पूर्ण ऊष्मा, उसकी पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है, के बराबर होती है। यौगिक की मानक संवर्ग ऊष्मा उसके पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। एक तो है कि मानक अवस्था, मानक अवस्था का तात्पर्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर तत्वों की, जैसे हमारे पास N2 है या H2 है, ये क्या होते हैं? सामान्य तत्व होते हैं, यानी समान परमाणुओं के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको हम सामान्य क्या बोल देते हैं? तत्व कहते हैं। तो तत्वों की मानक अवस्था में जो संवर्ग ऊष्मा का जो मान होता है वो सामान्यतः क्या रहता है? शून्य माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यौगिक की मानक संवर्ग ऊष्मा जो होती है उसकी पूर्ण ऊष्मा की क्या रहती है? बराबर रहती है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर हम एक मिलकर लेते हैं। मिलकर देखिए कि माना कि NH3 की पूर्ण ऊष्मा ज्ञात करनी है हमें, जिस पर NH3 की मानक संवर्ग ऊष्मा -46.0 किलो जूल है। इस तरह है हमारे पास NH3 की मानक संवर्ग ऊष्मा -46.0 किलो जूल है। तो उसकी पूर्ण ऊष्मा का मान, उसकी पूर्ण ऊष्मा का मान कितना होगा? उसकी पूर्ण ऊष्मा का मान कितना होगा? तो सामान्यतः जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट के रूप में जो सेकंड टॉपिक लिखाया है उसमें ये लिखाया था कि किसी भी यौगिक की मानक संवर्ग ऊष्मा जो होती है उसकी पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? देखो जैसे हमारे पास है यहाँ पर NH3 को बनाना है हमें, NH3 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? N2G प्लस H2G और यहाँ पर बना देते हैं अपन NH3G। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, NH3 का एक मोल बनाना है तो हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए? 1 चाहिए, यानी इसका आधा चाहिए। हाइड्रोजन कितनी चाहिए हमें? 3। तो यहाँ पर 1 लगाकर तो 3 कर नहीं सकते, 3 लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 के आधे करने हमें तो 3/2 कर देंगे। ये अभिक्रिया इस तरीके से हमारे पास बन जाती है। अब इस अभिक्रिया के लिए आप लोगों को यहाँ पर मान दे रखा है डेल्टा FH बराबर मान दिया है उसने -46.0 किलो जूल, ये हमें मान दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पूर्ण ऊष्मा ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ पर सूत्र बना देंगे NH3G की पूर्ण ऊष्मा बराबर NH3 की
संवहन ऊष्मा, संवहन ऊष्मा माइनस, यानी संवहन ऊष्मा से तात्पर्य क्या हो गया, उत्पाद की पूर्ण ऊष्मा। और फिर यहां पर लिख देंगे 1/2 N2G प्लस 3/2 H2G की संवहन ऊष्मा, यानी ये उत्पाद से संबंधित हो गई, सॉरी ये हमारे पास उत्पाद से संबंधित हो गए, ये अभिकारकों से संबंधित हो गई। तो देखो यहाँ पर NH3 की संवहन ऊष्मा का मान उसने हमें दे रखा है 46.0 किलो जूल। ये हमें याद करना है डेल्टा HF, ये हमें क्या करना है, याद करना है। NH3 की पूर्ण ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। और ये जो तत्व होते हैं, तत्वों की समानता अपन फर्स्ट नोट के रूप में लिखा था अपन ने कि जो तत्व होते हैं उनकी मानक अवस्था में संवहन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0 प्लस 0। अब 0 प्लस 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर NH3G की पूर्ण ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा का मान आ जाएगा -46.0 किलो जूल प्रति मोल। ये हमारे पास NH3 की पूर्ण ऊष्मा इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा सेकंड टॉपिक वो है दहन की एंथैल्पी, या दहन एंथैल्पी। सेकंड है दहन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो ये हमारे पास कोई एक मोल पदार्थ है, जैसे CH4G मीथेन गैसीय अवस्था में है। अब इस CH4G को हमें पूर्ण रूप से दहन में कन्वर्ट करना है, यानी CO2 बनानी है और जल बनाना है। तो यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी या कितनी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा, उसके लिए अपन जो भी मान निकालते हैं वो दहन की एंथैल्पी माना जाता है। तो यहाँ पर होगा CH4G प्लस O2। जलाने के लिए तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर O2G। फिर यहाँ पर आपको लिखना है CO2G प्लस H2OG। अब इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करते हैं तो देखो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी है, इधर तो हो गए हमारे पास 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन को संतुलित कर देंगे, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो ये अभिक्रिया हमारे पास संतुलित हो गई। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें डेल्टा CH, C4 यहाँ पर कंबशन के लिए है, दहन के लिए, तो डेल्टा CH का मान जो भी हमें प्राप्त होगा वो चाहे नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, तो वो एनर्जी का जो मान है वो सामान्य कहलाएगा दहन एंथैल्पी। अब दहन की जो एंथैल्पी का जो मान होता है इस अभिक्रिया के लिए होता है -890.3 किलो जूल मोल प्रति मोल। ये हमारे पास इसका
मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक अभिक्रिया और लिख सकते हैं, जैसे मैथिन तो उसके लिए है, बेंजीन के लिए C6H6 लिक्विड है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब इसका पूर्ण दहन करना है, तो पूर्ण दहन के लिए देखो यहाँ पर 6CO2 बनेगा, 6 क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गई हमारे पास 6, तो यहाँ पर हमें बनाना है 3H2O, यानी 6 हाइड्रोजन हो गई, तो 6 हाइड्रोजन से संबंधित हमारे पास जल के अब कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पर तो 3 तो ऑक्सीजन ये हो गए और 6 दूनी का 12 ये हो गए, तो कितने हो गए, 12 और 3 15, तो यहाँ पर 15/2 लगा देंगे, क्योंकि हमें 15 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर 15/2 लगा देंगे। 15/2 लगाने के बाद में अभिक्रिया हमारे पास संतुलित हो गई। अब इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर डेल्टा CH का जो मान है मानक अवस्था पर, वो मान है हमारे पास -780.0 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शन होंगी। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर जो मान है हमारे पास, ये दहन की एंथैल्पियों के मान होते हैं, पूर्ण ऊष्मा के मान। तो इसकी अपन डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, देखो कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को, किसी भी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या फिर जितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं दहन की एंथैल्पी या दहन एंथैल्पी परिवर्तन। अब ये दहन एंथैल्पी परिवर्तन भी हम सामान्यतः देखो कैसे निकालते हैं कि उत्पादों की एंथैल्पी परिवर्तन माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी परिवर्तन के द्वारा ही हम इस दहन के एंथैल्पी परिवर्तन का मान याद करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को केवल इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को, देखो यहाँ पर CH4 का भी एक ही मोल लिया है अपन, एक अणु ले रखा है, और बेंजीन का भी केवल एक ही अणु ले रखा है, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए, ऑक्सीकृत करने से तात्पर्य ऑक्सीजन जोड़ने से, पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो ऊष्मा हमें दहन एंथैल्पी के रूप में प्राप्त होती है। अब चाहे ये एंथैल्पी हमें देने के रूप में प्राप्त हो और चाहे देने के रूप में प्राप्त हो, लेकिन हम सामान्य जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो सामान्यतः हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। शुरुआत में हमें ऊष्मा जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन दी गई ऊष्मा जो हमें प्राप्त ऊष्मा होगी उससे क्या रहती है, कम रहती है। तो यानी कुल मिलाकर हमें दहन के दौरान ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए दहन जो अभिक्रियाएं होती है वो सामान्यतः ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं मानी जाती है। इसके बारे में जो भी हमें नोट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नोट करेंगे। यहाँ पर केवल हमारे पास दहन एंथैल्पी और संबंध ऊष्मा का ही टॉपिक हो पाया है आज। अगले वीडियो में हम दहन एंथैल्पी और बाकी की जो एंथैल्पी परिवर्तन है उनको बारे में हम चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।